चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। जो बच्चा अभी तक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 बिहार बोर्ड का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, क्लास 12 केमिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, सभी का कोर्स आ चुका है केकेजी क्लासेस के ऐप पर। और केकेजी क्लासेस के नंबर जो आपको दिख रहा है, इस पे आप कंटेक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी कोर्स लीजिए। 150 रुपया लग रहा है। देखो, यह जो क्लास चल रहा है ऐप और यूट्यूब दोनों पर चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ऐप और यूट्यूब दोनों पर चल रहा है। मैं नंबर लिख देता हूँ, 91 17 82 30 62। थोड़ा सा समझने के प्रयास करना। और कहोगे सर, इससे पहले लेक्चर नंबर 3 है बउआ, इससे पहले का लेक्चर क्या हो गया सर? ये लेक्चर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर, तो वो लेक्चर आपको ऐप पे मिलेगा। जो बच्चा कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए वो अवेलेबल है। और यह जो लेक्चर 3 है आपको यूट्यूब ऐप पर दोनों पे है, ठीक है ना। और इससे आगे भी लेक्चर आएंगे वो ऐप पे आएंगे, यूट्यूब पे नहीं आएंगे। इसलिए यह आपको लेक्चर एक यूट्यूब और ऐप दोनों पे है, ताकि आप लोग भी देखिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा कोर्स अभी नहीं लिया है, ये लेने के प्रयास करना। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, 1500 रुपये आप लोग खर्च कर चुके हैं फॉर्म भरने में, 1000 से 1500 रुपये, ऊपर से 1 साल। अगर सिर्फ 150 की वजह से अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करते हो, अगर नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आप पढ़े नहीं है तभी फेल हुए होंगे, ऐसा जरूरत नहीं कि पढ़ के आप फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। तो 1500 तो बर्बाद जाएगा ही, फॉर्म भरने में जो पैसा लगा, साथ में 1 साल और बर्बाद जाएगा। 1 वर्ष आपको 1 साल पूरा बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यानी कि ये बर्बाद जाएगा सिर्फ किसके वजह से? सिर्फ पढ़ाई की वजह से। तो पढ़ाई करने के लिए भाई मेरे यहाँ मात्र 150 चार्ज रखा गया है। सभी सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है, ले लीजिए, जिसमें पीडीएफ नोट्स, क्लास, वीडियो सब मिल रहे हैं आपको, जो एकदम बेहतरीन तरीका से पीडीएफ सजाया गया मिलेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, जिसको याद करना है और आराम से एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग ले लीजिएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे, कितना लोग इसमें कमेंट करा होगा सर रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है? कितना बच्चा ही बोलेगा अरे बहुतदा रिकॉर्डेड वीडियो रहता। पहले का रिकॉर्ड रहता तो हम ही बात कैसे बोलते? 2025 के कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आपका ही क्लास चल रहा है, बताओ तो। अगर तो हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डेड होते हैं, बिल्कुल है, ऐसा बात नहीं है। तो देखो, ऐसा होता क्या है कभी कभी, जैसे कि हमको समय पे कहीं जाना है, ठीक है, हमको समय पे कहीं जाना है। तो अब समय पे कहीं जाना है, अब सोचो, उस समय से पहले क्लास लेकर अपलोड कर दिया गया, क्या दिक्कत है? सब्जेक्टिव में ऐसे भी आपका कमेंट दो चार को पढ़ लेंगे, यही तो फर्क होता है। अगर मुझे जिस समय क्लास है उस समय मुझे दूसरा काम आ गया, दूसरा काम आ गया, 11 बजे से क्लास है, दूसरा काम आ गया, तो हम सुबह 5 बजे उठकर क्लास ले लेंगे और 11 बजे क्लास को चालू कर देंगे, तो क्या दिक्कत? लाइव ही रहता है वो, ऐसा नहीं कि लाइव नहीं है वो। बस आप जो सोचते हो कि सर कमेंट पढ़िए, कमेंट हम ऐसे भी पढ़ते नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, इसलिए आप माइंड से निकाल देना भाई। और रिकॉर्डेड हो चाहे थी हो, उससे फर्क पड़ता नहीं बउआ, ध्यान देना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको 41 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले का क्या हो गया क्वेश्चन, तो ऐप पे ही अवेलेबल है, ठीक है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को शुरू कीजिए। 20 दिन का कोर्स है, यानी कि एग्जाम तक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन 20 दिन में गर्दा उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, कॉल आ रहा है, रुक जाना। चलिए, तो क्या मैंने आदर्श विलियन और अनदर्श विलियन में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि जो आदर्श विलियन है, अनदर्श विलियन है, इस दोनों में अंतर क्या है ये समझिए, ठीक है ना। आइए, तो दोनों में अंतर सिंपल पहले बताया हूं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में है क्या अंतर? सबसे पहला, यानी कि आदर्श और अनादर्श विलयन की बात करते हैं, तो सबसे पहला अंतर होता है कि भाई आदर्श विलयन राउट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करता है। सबसे पहला तो अंतर यही होता है बउआ, कि आदर्श विलयन क्या है, राउट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करता है। सबसे बहुत बड़ा अंतर यही होता है, ठीक है। इसके अलावा दो चार अंतर और लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा होना चाहिए। देखो, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 नहीं होता है। जबकि आदर्श, फिर और आगे बढ़ेंगे, आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन के मान 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान 0 नहीं होता है। तो यह आपको डिफरेंट हो गए भाई, अंतर हो गए, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आदर्श विलयन राउट के नियम का पालन करेगा, अनादर्श विलयन नहीं करेगा। आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान 0 होता है, जबकि आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान 0 नहीं होता है। आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 नहीं होता है।
ठीक है, सबसे बड़ा अंतर तो ये रहा आपका। थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, अभिक्रिया के आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कर। इसका आंसर नेक्स्ट पेज में आ गया, पता नहीं ऊपर कैसे चला गया, हम ध्यान नहीं दिए हैं। तो अभिक्रिया के आणविकता तथा अभिक्रिया के कोटि में अंतर स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन याद रखिए, अभिक्रिया के आणविकता और अभिक्रिया के कोटि। यह आपका क्वेश्चन ऐसे पहले भी कितना बार आ चुका है, 5 मार्क्स में, इसको स्किप नहीं कर सकते हो। देखो अभिक्रिया के आणविकता और अभिक्रिया के कोटि में अंतर क्या है, चलिए देखिए 5 मार्क्स में पूछेंगे आपके। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग लेगा, जैसे कि कोई चीज बना रहे हैं, जैसे कि जल बनाए, जल में हाइड्रोजन भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया, तो उसके अणु की जो संख्या हुआ, उसको जैसे 2 हाइड्रोजन का अणु होता है, 1 ऑक्सीजन का अणु होता है, जो तीनों मिलता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का अणु तीनों मिलेगा तो जल बना देगा। तो ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला जो अणु होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। और आगे देखिएगा, अभिक्रिया के कोटि क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक के घात यानी कि डिग्री, पावर, डिग्री के योग होता है अभिक्रिया के कोटि। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग समीकरण के अभिकारक के घात मतलब डिग्री के कुल योग को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। आगे चलिए, अभिक्रिया के आणविकता पूर्णांक के रूप में रहता है, क्योंकि अभिक्रिया का आणविकता जो होता है वो पूर्ण होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, पूर्णांक के रूप में रहता है। ठीक है, अभिक्रिया के जो आणविकता है वो पूर्णांक के रूप में रहता है। ठीक है ना, और जबकि अभिक्रिया का जो कोटि होता है वो आपका शून्य भी हो सकता है, आपको भिन्नात्मक भी हो सकता है। यानी कि अभिक्रिया के कोटि पूर्णांक के रूप में यानी कि पूर्ण होगा, आप दशमलव में नहीं होता है। जबकि अभिक्रिया के कोटि क्या होता है, पूर्णांक और भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। भिन्नात्मक मतलब बटा में, ठीक है ना, भिन्न के रूप में भी हो सकता है। अभिक्रिया के आणविकता क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता है। जो अभिक्रिया के आणविकता होता है वो क्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि अभिक्रिया के कोटि जो होता है वो अभिक्रिया के कोटि जो होता है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन नहीं करता है। अभिक्रिया के जो आणविकता है अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन नहीं करता है, जबकि अभिक्रिया के कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन करता है। यह 5 अंतर होगा मेरे प्यारे बच्चों, और 5 अंतर आप याद करोगे ना, इसलिए 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, दोनों तरह से काम आएंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, याद रहे। इसका इंग्लिश वर्जन आपके पास यहाँ रहा, सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है भाई, जैसे मैं लिखा वैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है भैया, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है ना, बस वर्ड टू वर्ड चेक करना, वर्ड टू वर्ड ही पूरा एकदम सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संकुलन क्षमता क्या है। भैया संकुलन क्षमता बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। संकुलन क्षमता जो होता है, जैसे कि किसी डिब्बा में, जैसे हम कोई डिब्बा लेते हैं, डिब्बा में क्या करते हैं, कोई गेंद रख रहे हैं, गेंद चाहे भर रहे, तो पूर्णतः नहीं भर पाता है। आपने देखा होगा व्यापारी जो व्यापार करने वाला गोभी बेचने वाला होता है, गोभी अगर बोरा में कसा जाता है, अगर देखे होइएगा, तो वो गोभी बोरा में कसते हैं, तो बोरा का जो आयतन होगा क्या कहता है, 1 कुंटल 2 कुंटल, या मतलब 1 कुंटल 2 कुंटल या 50 किलो, जितना आट जाए उसमें, 100 किलो 80 किलो। लेकिन गोभी जब आटते हैं तो उसमें बीच बीच में तनका तनका जगह खाली रह जाता है, जगह खाली रह जाता है, रहता है ना, कितना हो कुछ भर लीजिएगा जगह खाली रह जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े आपको गेंद दे दिया जाएगा, ये डिब्बा में भरो, कितना हो डिब्बा में उसको हटाइएगा तभी उसमें थोड़ा थोड़ा जगह खाली रह जाएगा। ठीक है, कितना हो अच्छा से हटाइएगा फिर भी जगह खाली रह जाएगा। तो वही संकुलन क्षमता कहता है कि किसी क्रिस्टल का कुल आयतन का जितना भाग उसमें घेर पाएंगे हम, उसका भाई कोई क्रिस्टल होगा, उसका आयतन होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका जितना भाग आप उसमें समान वस्तु रख के घेर पाएगा, उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। देखियो, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का, जो क्रिस्टल जालक है, जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टल जालक है मान लिया,
अब इसमें गोला रख रहे हैं। अब कुछ अब कितना हो अच्छा से रखेंगे, फिर भी इसमें बीच में जगह खाली रह ही जाएगा। देखो तंगा तंगा बीच में जगह खाली रह जाएगा, इधर 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 जगह खाली रह जाएगा। तो सिंपल कहा किसी क्रिस्टल जालक, ये क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण डाल रहे हैं। क्या अवयवी कण मतलब छोटे छोटे कण को अवयवी कण डाला गया इसमें। तो अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, जो क्रिस्टल जालक इसके कुल आयतन का जितना भाग घेर पाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, संकुलन क्षमता कहेंगे। और संकुलन क्षमता और क्या होगा, गोले का आयतन, यानी कि छोटी छोटी जो गोला है इसके आयतन बटा पूरे डिब्बा का आयतन गुने 1000। बस सिंपल है, समझ रहे हो। अगर इसको और डीप में जाया जाए तो समय नहीं है, डीप में जाना बड़ी बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे। और जो बच्चे अभी तक कोर्स को नहीं लिए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो भाई, अगर आप पैसा बर्बाद करके रहे हो तो यहाँ पे पढ़ाई में पैसा कहीं बर्बाद होता नहीं है। अगर रियल जगह पैसा लगाओगे बर्बाद कभी नहीं होगा। हाँ, आप लोग खाली नाम पर जाते हो, काम पे नहीं जाते हो। आप लोग सोचते हो कि कहाँ से टॉपर बन रहे हैं। अरे भाई, टॉपर बन नहीं रहे हैं, टॉपर को खरीद कर आपके सामने परोसा जा रहा है। टॉपर को खरीदा जा रहा है, फिर आपके सामने परोस दिया जा रहा है, और आप उस चीज को मान ले रहे हो कि हाँ यही यही कोचिंग से, यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टॉपर बन रहे हैं, बस वहां धूस के पहुंच जा रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या, पैसा चूसा जा रहा है और हजारों लाखों करोड़ों रुपया चूस दिया जा रहा है बच्चे लोग से। हमारे यहाँ 150 पढ़ा रहे हैं, और लेकिन हम वैसा काम नहीं करते बउआ, जेन्युइन पढ़ाएंगे। और वहां जब फेल होके आए हो, आप बताओ जहां प्लेटफॉर्म पर आप खरीदे थे कोर्स, वहां आप कॉल करके देखना, कोई वैल्यू नहीं कहेगा फिर से एग्जाम दो, फिर से एग्जाम दो, फिर से कोर्स लो, फिर से 5000 रुपया उसको दो, ताकि उसका इनकम का स्रोत बढ़े। वो चाहता है कि बच्चा फेल हो, ठीक है, ताकि उसको डबल कोर्स मिले, डबल पैसा इनकम हो, ज्यादा बच्चे आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने दीजिए आप लोग, ठीक है ना। आप लोग बचिए इस चीज से, ठीक है भाई, बचिए। हमारे यहाँ से देखो ज्यादा नहीं, इस बार 460 है, 460 नंबर लाया है, एक महीना पढ़ के, एक महीना पढ़ के। और एक बच्चा कल भी कॉल किया था हमारे पास, कह रहा सर मेरा 380 नंबर आया है, आपका हम एक महीना वो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए थे। सबका रिकॉर्डिंग भी हम रिकॉर्ड कर लेते कभी कभी, या सबका बोलिएगा इंटरव्यू भी लेके आएंगे, समय थोड़ा कम है, नहीं तो इंटरव्यू भी लेके आने वाले हैं, जल्द ही लेके आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। और इंटरव्यू जब आएगा ना, यूट्यूब पे भी जाएगा इस बार, हम भी इंटरव्यू लेंगे। और बच्चे सबके जो भी अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, ये तो बहुत कम है, हम 450 प्लस वाला का लाएंगे, खाली 450 प्लस वाला का नहीं, 400 प्लस या 450 प्लस है उसी का लाएंगे। ऐसा ऐसा हजारों बच्चे हमारे यहाँ से लाए हैं, 1 से 1.5 महीना पढ़ के। सोचो, जो 1 से 1.5 महीना केवल नोट्स पर कितना ला सकता है, वो अगर 1 साल हमारे साथ पढ़ लिया तो क्या गर्दा उड़ा सकता है। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूर, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मेरे यहाँ से ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जो अभी तक जो बच्चा फेल हुआ है, चाहे कंपार्टमेंटल चाहे विशेष परीक्षा दे रहा है, स्पेशल एग्जाम दे रहा है, उनके लिए कोर्स तो आ ही चुका है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक ज्वाइन नहीं किया जाएगा कुछ फायदा नहीं है। भाई आप देखो, यूट्यूब सोचते हो कि यूट्यूब पर सब चीज फ्री मिल जाए, यूट्यूब फ्री तो मिलता है, लेकिन याद रहे बहुत सारा ऐड भी आते हैं, ऐड आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहीं यहाँ कभी वहाँ, वीडियो का कोई पैटर्न नहीं मिल पाता है किसी भी चैनल पे। मैं हूं चाहे किसी भी, मेरे चैनल पर तो कुछ मिल भी जाता है, लेकिन और अदर चैनल पर मिलता भी नहीं है। इसलिए भाई हम प्राइस भी बहुत कम रखे, 150, 150 का कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, पढ़ो आप इतना आराम से बेहतरीन तरीका से। जब उतना 1500 फॉर्म भरने में आप सोचे नहीं, एक साल बर्बाद करने से सोचे नहीं, तो 150 रुपया का आज क्यों सोच रहे हैं आप। तो उतना सोचोगे तो नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण। देखो भौतिक अधिशोषण क्या होता है बउआ, यह कहता है जब अधिशोष्य और अधिशोषण दुर्बल मतलब बहुत कमजोर वांडर बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है। जब अधिशोष्य और अधिशोषण दुर्बल मतलब बहुत कमजोर, दुर्बल बल वांडर बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और भौतिक अधिशोषण एक क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भैया, ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण कैसे अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बउआ, यहाँ पे कहीं होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जब अधिशोष्य और अधिशोषण दुर्बल बल वांडर बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण एक प्रकार का क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और रासायनिक अधिशोषण आपसे पूछेगा अगर ऐसा है कि देखो आइए क्या है, तो जब अधिशोष्य और अधिशोषण रासायनिक बंधन द्वारा, याद रखना, प्रबल रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। जब अधिशोष्य और अधिशोषण
प्रबल रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है तो उसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है बउआ, याद रखना। जब अधिशोष्य और अधिशोषण प्रबल, ये कर दो, प्रबल रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है तो ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। और यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो ये याद रखना, अंतर में आपको काम आएगा। अगले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल और दुर्बल आप ये विद्युत अपघट्य क्या है, एक एक उदाहरण दे। देखो, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, ये दोनों में एक एक उदाहरण के साथ अंतर समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूं, ठीक है ना। रहा बात प्रबल विद्युत अपघट्य की, तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? तब विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी कि कुछ ऐसे बताओ जो जलीय विलयन में, यानी कि जल में पूर्णतः घुल जाए और घुलने के बाद पता नहीं चले, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक। अगर नमक में पानी में नमक को अगर पानी में घोल दोगे तो क्या वो पता चलेगा कहाँ गया? यानी कि पूर्णतः घुल जाता है, उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। अलग तभी होगा जब उसके साथ बहुत ज्यादा हीट देकर उसको, पानी को गर्म करेंगे, पानी को भाप बनाकर बाहर निकालेंगे, तब वो नमक पता चलेगा। ठीक है, तो याद रखना, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, यानी कि इसको अलग जल्दी नहीं किया जा सकता। प्रबल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, जो पानी में, जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, उसके बाद आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या है? आपका प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, उदाहरण याद रखिएगा। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे AlCl3, आप H3PO4, ये सब पूर्णतः आयनित नहीं होता, पूर्णतः नहीं घुलता है, इसको बाहर भी कर सकते हो, ऐसे ही पूर्णतः नहीं घुल पाता जलीय विलयन, इसीलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया का औसत या तत्कालीन वेग क्या है? अभिक्रिया का औसत वेग एवं तत्कालीन वेग होता क्या है, चलिए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का औसत वेग की बात करते हैं तो निश्चित समय अंतराल के बाद सांद्रण में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। एक फिक्स समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो भी सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे? औसत वेग कहेंगे। यानी कि R/dA/dt। और तत्कालीन वेग की बात करता है तो किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया में वास्तविक वेग को अभिक्रिया के तत्कालीन वेग कहते हैं। समझिएगा, किसी निश्चित समय, क्या कहा? किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित फिक्स समय पर अभिक्रिया के वास्तविक रियल वेग को हम लोग क्या कहेंगे? अभिक्रिया के तत्कालीन वेग कहेंगे। यानी कि आपका सीधा हो जाएगा अभिक्रिया के तत्कालीन वेग या औसत वेग। यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये बेस क्या हो गया? तत्कालीन वेग। तत्कालीन वेग सीधा कहता है किसी निश्चित समय में किसी अभिक्रिया के वास्तविक वेग को अभिक्रिया के तत्कालीन वेग कहते हैं। ठीक है भैया, थोड़ा सा आप लोग को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जब 1 साल पढ़े हो तो ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस आपको थोड़ा सा यह पता नहीं है, फेल होने का रीजन है आप ध्यान नहीं दिए, और यह आपका सिलेक्शन क्वेश्चन का सही नहीं रहा कि जो क्वेश्चन आपने याद किया वो आया ही नहीं। ऐसा ही बच्चे को होता है। तो आप किसी टीचर का सजेशन लिए, तो टीचर का बढ़िया टीचर सजेशन लीजिए। हमारे यहाँ से भाई, आप बिलीव ना करो, करो या ना करो बात की बात है, आप कहोगे झूठ बोल रहे हैं, आप पूरे हम शपथ बोल रहे हैं भाई, ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा एजुकेशन सेक्टर है, मैं इस पर शपथ लेकर, बिहार में अधिकतम टीचर कम से कम 100 से 150 टीचर हमारे यहाँ से, बिहार की बात कर रहा हूँ, 100 से 150 टीचर हमारे यहाँ से नोट्स लेकर अपने बच्चों को दिए, और आज बच्चे खुश है, वो कोचिंग वाला नाम कमा रहा है, हमारे यहाँ से नोट्स लेते हैं। ठीक है ना, डेली 2-4 टीचर का कॉल आता है, सर हमको नोट्स बना कर दीजिए कोचिंग के नाम से। और देखो, कोचिंग के नाम से नोट्स बनाने वाला बहुत सारा, लेकिन हमारे यहाँ से लेता क्यों? कि भाई हम पढ़ाते हैं, हमको पता है क्या चीज आने वाला है क्या चीज नहीं आने वाला है। ठीक है ना। हाँ, देखो भगवान नहीं है भाई, याद रखना, आप ही की तरह मैं इंसान हूं, बस एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा सा, जब ज्यादा पढ़ाने लगेगा, बहुत दिन हो जाता है ना, तो एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाता है। तो हम लोग देखो, हम लोग युवा टीचर है, युवा टीचर में क्या है, ये चीज भरा रहता है। देखो, पुराने टीचर सोच पुराना, देखिए हमारे यहाँ रहता है भाई युवा टीचर है, बच्चे में क्या चाहिए, बच्चे को कैसे नंबर उठवाना है, ये चीज पर ध्यान रखता है। हम लोग क्या है,
करते हैं। भाई जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है उससे ज्यादा फास्ट सोचते हैं, कहां तक वो सोच सकता है, उससे ज्यादा दिमाग सोचते हैं। इस वजह से पता चल जाता है भाई अच्छा यहां तक जा सकता है वो, ये क्वेश्चन लेगा, ये छोड़ सकता है, ये लेगा। बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारा सोचना पड़ता है। वो लोग सर बकवास खुद कर रहे हैं आज। एनिलीन यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड में घुलनशील है क्यों? जो एनिलीन होता है भैया, एनिलीन, एनिलीन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड में घुलनशील है क्यों? तो सिंपल है, देखो एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण ये अम्ल में घुलनशील है। सिंपल बात है कि एनिलीन क्या है, एक प्रकार का क्षार है, और क्षार अम्ल में घुलता है ना, क्षार अम्ल में, और HCl क्या है, अम्ल है। तो एनिलीन क्या है, घुलनशील क्यों है? क्योंकि सिंपल है, एनिलीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल HCl के साथ घुलनशील साल्ट बनाता है। सिंपल बउआ। अगले क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया का, अभिक्रिया पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अभिक्रिया है उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है बउआ? यह क्वेश्चन कहा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। हम्म। चल, आप लोग कोर्स जल्दी से जल्दी लीजिए, बच्चे लोग बहुत सारा कोर्स ले रहे हैं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कोर्स ले लीजिए, चाहे 10th हो 12th हो। अगर आपके घर में कोई अगला बार एग्जाम देने वाला है 2026 में, 10th हो 12th हो, सबका कोर्स है, बहुत सस्ता है, आप लोग ले लीजिए और बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवा देंगे। हाँ, आपको अगर ऐसा हो कि कितना बच्चा कहता है देखो ऑफलाइन सब पढ़ता है, फिर भी सोचता है कि बैकअप चाहिए, ऑफलाइन करिए, अगर आपको मन है तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भी लीजिए भाई, आपको यहाँ से जो बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा ना, ऑफलाइन में कहीं नहीं करेगा। ऑफलाइन वाला करता भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हम अपने देते हैं, जहाँ पे 5-5 हजार स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ता है भगवा, वहां भी हम क्या करते हैं, अपना नोट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, अपने नोट्स को प्रोवाइड किए हुए हैं बहुत सारा। हम बताते नहीं कौन से टीचर है, बताने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नोट्स जब मेरा देखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब आपको समझ में आ जाएगा कि सर जी सही बोल रहे हैं कि, ठीक है। आइए अगले हम तरफ बढ़ते हैं, अभिक्रिया का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, ताप जितना ही अधिक रहता है, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिक्रिया के बीच जो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। सिंपल बात है, जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, चावल बना रहे, जितना टेम्परेचर, जितना आगे मतलब जितना तेज करेंगे गैस को उतना जल्दी बनेगा, लेकिन जितना टेम्परेचर ज्यादा देंगे उतना जल्दी अभिक्रिया जल्दी होगा। तो ये कहता है जितना तेज से, जितना ताप जितना अधिक रहता है अभिक्रिया के बीच, अभी यहाँ पे क्या, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। अगर हर 10 डिग्री पर, जैसे कि आप अभी, हम अभी क्या, अभी तपा रहे हैं 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर काम कर रहे हैं, 30 डिग्री पर अभिक्रिया हो रहा है। अगर 30 डिग्री यानी कि इसको 40 डिग्री कर देंगे, तो अभी जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 30 डिग्री पर काम हो रहा है, जैसे कि 10%, यानी कि 10% चल रहा है, ठीक है। जैसे इसको अगर यहाँ पे तापमान 10 डिग्री बढ़ा दिया, यानी कि 40 कर दिए, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा 20 डिग्री, 20%, यानी कि डायरेक्ट डबल, यानी कि हर 10 डिग्री पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाएगा। अगर इसको 50 करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसको 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि हर 10 डिग्री पर अभिक्रिया क्या हो जाता है, दुगुना होता चला जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जितना ताप जितना अधिक होता है, अभिक्रिया अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सॉरी अंतराकाशी दोष क्या है? भैया अंतराकाशी दोष में क्या होता है, जब अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जालक बिंदु था, लेकिन क्या होगा, यहाँ से छोड़कर भाग गया अंतराकाशीय स्थान, इसी को अंतराकाशी दोष कहते हैं।
तो जब क्रिस्टल में अंतरकाशीय स्थान पर कुछ अवयवी कण, जब कोई क्रिस्टल में अंतरकाशीय स्थान जो होता है, जो खाली खाली जगह आपको नजर आ रहा है सब, ठीक है, यह होता है। तो कहा जब किसी क्रिस्टल में अंतरकाशीय स्थान पर कुछ अवयवी कण, क्या कुछ अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन आ जाते हैं, तो इस प्रकार क्रिस्टल के दोष को क्या कहते हैं, इस प्रकार के क्रिस्टल दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरकाशीय दोष कहते हैं। जब अंतरकाशीय स्थान में कुछ अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन आ जाते हैं, उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरकाशीय दोष कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो बुआ, सब लड़का सब पेमेंट करते रहा है फटाफट, आप लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, आप लोग भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए बउआ, जल्दी से जल्दी, ताकि कोर्स, देखो कोर्स का समय नहीं है, बात यहाँ है कि आपके पास एक साल समय नहीं है, एक साल समय रहता है तो हम सोचते भी है, ठीक है ना, एक साल समय रहता है सोचते, हटाओ इसको, सोचते भी है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जो पढ़ाई उन्होंने गर्दा वाला है, अभी जो आगे का लेक्चर होगा, 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन का लोहा के दो मुखयास का नाम लिखे गर्दा उड़ा के, ये आपको दया काम से, चलो बचा हुआ है। चलो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, सिंपल कहा गया, लोहा के दो मुख है, इसका नाम लिखिए और उसका सूत्र लिखिए। एक होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट, यानी कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट, आपको हेमेटाइट नजर आ रहा है, मैग्नेटाइट नजर आ रहा है यहाँ पे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है, हेमेटाइट का क्या होता है, देखो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 और हेमेटाइट का होता है Fe3 आप Fe2O3, मतलब एक अंक ज्यादा या कम। हेमेटाइट जो होता है आपका Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4, सिंपल है। और ये दो लोहा के मुख अयस्क के, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों। अमोनिया जो होता है एक अच्छा लिगेंड कैसे होता है, याद रखना, अमोनिया जो है एक नाइट्रिक परमाणु, याद रखना नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित निर्जल जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण एक अच्छा लिगेंड है। जो यहाँ पे अमोनिया, देखो यहाँ पे अमोनिया का फिगर नजर आ रहा है, आप देखो कहा अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित निर्जल जोड़ा इलेक्ट्रॉन, निर्जल जोड़ा इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे यह आपका दो इलेक्ट्रॉन निर्जल जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, निर्जल जोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण क्या होता है, यह एक अच्छा लिगेंड के रूप में कार्य करता है। देखो आप यहाँ पे क्या है, ये उपस्थित है, इसी वजह से क्या होता है, और इसके जो बीच का एंगल होता है 107.8 डिग्री होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का एंगल, ठीक है, नाइट्रोजन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम तथा कॉपर के अयस्क का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखे, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए मेरे प्यारे बच्चे, अल्युमिनियम, और देखो बार बार बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं, हम भी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, चलो आगे नहीं करेंगे, अब फटाफट पहले क्लास खत्म करते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर के अयस्क को रासायनिक सूत्र लिखे, तो एल्युमिनियम का अयस्क का नाम होता है, मुख्य अयस्क का है बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, जो आपके नजर आ रहा है बॉक्साइट आपका यही होता है, इससे एल्युमिनियम बनता है। और कॉपर का अयस्क होता है कॉपर पेराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। देखो याद के साथ ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, कॉपर का अयस्क क्या होता है, कॉपर पेराइट, जिसका सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन के, ब्राउनी गति क्या है, ब्राउनी गति मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है, जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है, तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है, उसे कोलाइडी विलयन क्या ब्राउनी गति कहते हैं। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है, ब्राउनी गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे टेफ्लॉन का एकलक क्या है, ये क्वेश्चन 19 में, टेफ्लॉन का एकलक क्या हो भाई, टेफ्लॉन देखो यहाँ पे टेफ्लॉन का एकलक जो होता है, यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसका सूत्र होता है Fe2C डबल बॉन्ड, ये CF2 या CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन है। टेट्राफ्लोरोइथीन आपने देखा होगा इस तरह के, आपको ऐसा उपयोग होता है, देखा है ना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन है कि फॉर्मलिन के दो उपयोग कौन कौन से, वर्णन करिए। फॉर्मलिन का उपयोग बताइए, फॉर्मलिन का उपयोग, इसका उपयोग मृत जीव एवं पौधे के परीक्षण में किया जाता है, मृत जीव एवं पौधे के परीक्षण में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉर्मलिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग रंग प्लास्टिक बनाने में कर सकते हैं, फॉर्मलिन का उपयोग रंग और प्लास्टिक बनाने में कर सकते हैं इसका उपयोग।
अगले क्वेश्चन देखिए, किसी संक्रमणी, यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होता है क्यों? तो किसी भी संक्रमण श्रेणी में 10 तत्व होता है, देखो कौन कौन से यहाँ पे लिखती है, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये होते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया गया है। यानी कि सीधा समझिए स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के तत्व हमारे संक्रमण तत्व कहलाता है, जिसका डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है ना, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। भैया आगे चलिए, देखो डी कक्षक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और डी ऑर्बिटल में केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए इसीलिए इसे हम इसमें 10 केवल 10 तत्व होते हैं। सिंपल डिफिनेशन है बउआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित का आईयूपीएसी नियम लिखे। देखो उपैक नियम लिखना भी आसान है, अगर मैं सिखाया भी हूं। देखो यहाँ पे जो भी आपका नाम है, तो पहले अगर ब्रैकेट के बाहर कोई अंक होता है तो उसको लिख लीजिए, अगर नहीं है तो ब्रैकेट का काम कीजिए पहले। तो ब्रैकेट के अंदर जो है आपका, उसमें आपका यह केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यह आपका लिगेंड होता है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो इसमें लिगेंड क्या आपको है, एमीन है। एमीन, एमीन कितने, 4, तो टेट्रा एमीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 एमीन है, तो 4 के लिए टेट्रा एमीन है तो एमीन लिखेंगे। उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है तो कॉपर लिख दिए। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक क्या निकालेंगे हम बउआ, इसका हम लोग निकालेंगे ऑक्सीकरण नंबर। तो यहाँ पे कॉपर को x मानेंगे और एमीन पर चार्ज 0 गुने 4, 0 गुने 4, उसके बाद प्लस -1 गुने 2 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इस पर यहाँ पे क्लोराइड है तो -2, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा x 0 प्लस -2, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा कॉपर 2। उसके बाद आगे क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है तो क्लोराइड, कहोगे सर 2 क्लोराइड होगा बाहर, सिर्फ मतलब नहीं रहता, बाहर रहे तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ क्लोराइड तो क्लोराइड लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो बाहर में क्या है, 4 पोटासियम है तो उससे मतलब नहीं है, हमको पहले पोटासियम लिख देना है, काम खत्म, ठीक है ना, पहले तो पहले, बाद में तो बाद में, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में मेन होता है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ से हुआ तो इसमें सबसे पहले यह केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड है, यहाँ पे क्या है, साइनो है, यानी कि साइनाइड है। तो कितने साइनाइड है, 6, तो हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो लिखेंगे। उसका लोहा को हम फेरेट लिखते हैं, फेरेट। इसका फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन नंबर ज्ञात करेंगे, तो पोटासियम पर चार्ज 1 गुने 4 प्लस, लोहा को x मानेंगे प्लस, Cn पर चार्ज -1 गुने 6 इक्वल टू 0। आगे फाइंड करेंगे तो 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x -2 इक्वल टू 0, आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। कर लो ना भाई, इतना भी नहीं आ रहा है आपको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फेरेट 2 लिखा गया। बस यह उपैक नियम है बउआ, बहुत ईजी है अगर अच्छा से पढ़ने का प्रयास की जाए तो, नहीं तो भाई आज तक कहियो कोई समझ आया नहीं किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। तो किसी विद्युत अपघट्य को विलयन में एक एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। भुआ थोड़ा सा इस पर अमल करनी, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों का एकलक का नाम लिखे, संरचना सूत्र लिखे। तो पीवीसी, जिसका नाम है पीवीसी, हम लोग आपने पीवीसी पाइप देखा होगा, ये पीवीसी पाइप है, ठीक है ना। तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड CH2 CH2Cl, उसका बाद नाइलोन 6 तो हेक्सा, यहाँ पे हेक्सा मिथिलाइन डाइएमीन, इसका सूत्र होता है H2N CH2 होल 6 H2N। उसके बाद पॉलीथीन, जिसका मोनोमर होता है एथीन, जिसको हम सूत्र कहते हैं CH2 CH2। उसका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र होता है CH2OH। आपके सामने सबका फिगर दिया गया हुआ, आराम से याद कीजिए। 60 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। आपके आगे का और लेक्चर नंबर 3 था। और मेरे प्यारे बच्चे जो अभी तक क्लास नहीं लिए फटाफट ले लीजिए, 91 17 82 30 62 पर हुआ, कंटेक्ट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। ऐसे नंबर यहाँ भी दिख रहा है, और जल्दी से इन कोर्स को लीजिए ताकि आप अच्छे कर पाओ, समय बच पाए, 1 साल बर्बाद होने से बच जाए, और फॉर्म भरने में जो पैसा लगा वो भी बच जाए। तो लेने के प्रयास करना, आगे आपकी मर्जी। टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आगे का लेक्चर इसमें होगा, ऐप पे होगा, यूट्यूब पर नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। थैंक यू।